हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू दी अधिगम पाठशाला। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फोए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आई, दे कैन बी सीन ओनली विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको, ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। उनको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स जिन ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एक सेल से बना हो, सिर्फ सिंगल सेल से बना हो, तो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चर या जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हो, उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट्स अलोन और कॉलोनीज। देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कभी कभी ये सिंगल भी एग्जिस्ट करते हैं और कभी कभी ये ग्रुप्स में होते हैं। जैसे आपने चींटियों का ग्रुप देखा होगा, इस तरीके से। तो ये कॉलोनीज में भी कभी कभी एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट लाइक आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, मर्शीलैंड etc. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हर प्रकार के एटमॉस्फेयर या पर्यावरण में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सभी जगह पर मिलते हैं, चाहे बहुत ठंडा मौसम हो, चाहे बहुत गर्म मौसम हो, चाहे एकदम रेतीली कोई अगर बहुत रेतीली जगह हो, मतलब सभी जगह पे ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी मिलते हैं। ओके, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कुछ पिक्चर्स हमने अटैच किए हैं। इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। वेयर डज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सिंगल सेलुलर होते हैं। ओके, एक सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ये तीनों क्या है, सिंगल सेलुलर है। और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एल्गी और फंगी। जैसे मैंने आपको पता है सिंगल सेलुलर मतलब कि जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हो उसको सिंगल सेलुलर कहते हैं, और जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से यानी मैनी सेल से मिलकर बनी हो उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो अब सिंगल सेलुलर में कौन कौन आएगा? बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। एंड मल्टी सेलुलर में कुछ और टाइप की एल्गीज एंड फंगी आ जाएगा। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, रैंकिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मर्शी लैंड, है ना, मतलब कि हर प्रकार के एटमॉस्फेयर में ये पनपते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। सम ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं उनकी बॉडी में एंटर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ये अमीबा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये अकेला रहने वाला है, लीव अलोन, वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लीव इन कॉलोनी। वहीं पे अगर हम फंगी और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले तो ये हमेशा कॉलोनीज में ही होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ओके, वायरस इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चला है कि उसको लिविंग में काउंट करना है कि नॉन लिविंग में काउंट करना है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें होते हैं बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। वायरस को भी कंसिडर किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Viruses are also considered as microorganisms. They are different from other microorganisms because they reproduce only in the body of host organism like bacteria, plant and animal. इसीलिए हम इसको कंसिडर तो कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इनको अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए एक लिविंग बॉडी यानी होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जैसे किसी बैक्टीरिया की बॉडी में इंटर होकर के
अपने आप को ग्रोथ करवाएंगे, या किसी प्लांट की बॉडी में इंटर होकर के अपने आप को ग्रोथ करवाएंगे, या फिर किसी एनिमल की बॉडी, यानी ये जब तक बाहर रहते हैं तब तक इनएक्टिव रहते हैं। जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना एक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। देखिए हम एक एक करके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। जैसे एल्गी, तो एल्गी के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हमको, ठीक है, कैलमाइडोमोनास, ठीक है, एंड स्पाइरोगारिया, ठीक है। फंगी, ब्रेड मोल्ड, जैसे ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है ना वो, पेनिसिलियम और एस्पारगिलस, ठीक है। और प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ओके। सो देखिए हमने क्लासिफिकेशन में मैंने पिक्चराइजेशन किया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रूट्स ऑफ एक्सपोजर, इंजेक्शन, इंजेक्शन एंड इनहेलेशन, ठीक है। देखिए ये जो वायरस है, ठीक है, ये वायरसेस के कुछ टाइप दिए, जैसे डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, इनवलप वायरसेस। इसमें से कुछ वायरसेस अच्छे होते हैं और कुछ खराब होते हैं। सेम ऐसी बैक्टीरिया है ई कोली, ठीक है, फंगी है पेनिसिलियम मोल्ड, ठीक है, प्रोटिस्टा है अमीबा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ पिक्चर्स भी इधर हमने लगाए हैं, ठीक है। ये कुछ वायरसेस के एग्जाम्पल है, ओके। सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हम कैरेक्टराइज करेंगे कि जैसे चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, यानी कि वो हमारा दोस्त भी और साथ में दुश्मन भी है। तो पहले हमको उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हम वो जान लेंगे। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। सो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैटर एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो पहला काम तो इसका क्या हो गया कि ये क्या करता है, जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपने क्लास 7th में पढ़ा था, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है ताकि नाइट्रोजन को प्रॉपर न्यूट्रिशन सॉइल से मिल जाए। तो इसी तरीके से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ होते हैं, ओके। Next, microorganism help in fixing atmosphere nitrogen into nitrogen compound टू द सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। वही जो मैंने आपको बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर मेकिंग चीज, पिकल्स, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, एसिटिक एसिड। देखिए फूड मटीरियल में भी और दूसरे सब्सटेंसेस बनाने में भी इनका कमर्शियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप पॉइंट बना सकते हैं फॉर कमर्शियल यूज़, ठीक है। तो इनको क्या क्या बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड, तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम आप याद रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, ठीक है। उससे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीज़ बनाने में, पिकल यानी अचार, ब्रेड बनाने में, केक, पेस्ट्री, अल्कोहल, वाइन, विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड बनाने के भी काम में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज़ हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए भी उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन और दवाइयाँ बनाई जाती है, ओके। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन बनाने के भी काम में आते हैं। अब देखिए मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मिल्क से कैसे बनाएंगे, तो कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये हेल्प करता है किसको, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने पे। ब्रेड, मेकिंग ब्रेड, तो इसके लिए एक फंगस होता है, द फंगस कॉल ईस्ट, रिप्रोड्यूस टू फ्लोर डो, एंड ये क्या करता है, हमारा जो आटा होता है उसको रिप्रोड्यूस करता है और उसमें क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो डो है ना, जो आटा गूंदा हुआ रहता है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उससे हम ईजिली ब्रेड, केक, बिस्किट्स और पेस्ट्रीज बना सकते हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग अल्कोहल, तो कुछ फंगस होते हैं लाइक यीस्ट, ये क्या कर देते हैं, शुगर सोल्यूशन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो मेकिंग मेडिसिन, जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंगीज है उनको मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन क्या करती है, किल कर देगी या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। किनकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है बॉडी में। जैसे आप बीमार पड़ते हो, आपको सर्दी खांसी बुखार होता है तो डॉक्टर आपको एक मेडिसिन देते हैं जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो ये एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग्स ये क्या करती है, आपकी बॉडी में जाके साइट ऑफ एक्शन पे जाके, है ना, जो बैक्टीरियाज है या तो उनको पूरी तरीके से किल कर देगी और या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देगी। तो ऐसी मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। तो ये जो दो टर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, तो आप चैनल
पे बने रहिएगा। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। वैसे आपने स्ट्रेप्सिल का नाम सुना होगा, गले की खराश को ठीक करने के लिए होता है, तो वो भी एक एंटीबायोटिक दवाई होती है। ओके, वैक्सीन, तो देखिए वैक्सीन भी किससे बनती है, डेड और वीकेंड माइक्रोब से बनती है। ठीक है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको जो बीमारी हो रही है ना, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम वैक्सीन बनाते हैं। ये हमारी बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को जनरेट करती है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में एंटर होगा तो उससे क्या करेगी, फाइट करेगी और उसको किल कर देगी। देखिए वैक्सीन से हम कौन कौन सी डिसीजेस होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, पोलियो, कोलेरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनके सबके क्या होते हैं, वैक्सीन होते हैं और हम वैक्सीन से इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी तक हमने पढ़े थे जो उससे क्या क्या बेनिफिशियल, हमको क्या क्या बेनिफिट हो रहे थे हमने ये जाना। अब देखेंगे कि इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट में और एनिमल में डिसीज़ पैदा करते हैं, है ना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ पैदा करते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन फूड सब्सटेंस एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस एंड मेक फूड पॉइजनस। फूड पॉइजनिंग कॉज इलनेस एंड इवन डेथ। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, या जो ओपन एटमॉस्फेयर में खुला खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें मच्छर मक्खी वगैरह सब बैठते हैं। फिर वो मच्छर मक्खी कई और गंदगी से उठ करके आकर उस पर बैठते हैं, तो अगर हम इस तरीके का स्पॉइल फूड खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये करेक्ट है, इससे क्या हो जाती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे फूड को पॉइजनस बना देते हैं, यानी जहरीला बना देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल मटेरियल लाइक क्लॉथ, लेदर, वुड। इसके अलावा आपने देखा होगा कि लकड़ी की कोई चीज़ें होती है, उस पर एक टाइप का एक कीड़ा लग जाता है, ठीक है, जो उसको पूरी तरीके से अंदर से खोखला कर देता है। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो क्लॉथ्स को, लेदर को और वुड को भी पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं, यानी कि स्पॉइल कर देते हैं। ओके, डिसीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। पहले हम ह्यूमन में देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसीज कॉसिंग माइक्रोब्स होते हैं। तो डिसीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर्स आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड कॉन्टेक्ट और डिसीज। ठीक है, तो किस किस तरीके से फैल सकता है ये, देखिए एयर के थ्रू फैल सकता है। मान लो किसी को सर्दी खांसी है, उसने स्नीज किया, ठीक है, तो वो सारे बैक्टीरिया, उसके ड्रॉपलेट किस में मिल गए, एयर में मिल गए। ओके, तो और फिर वाटर में, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने नदी में जा कर के नहा लिया और उसी नदी के पानी को हमने यूज़ कर लिया, तो इस तरीके से फूड है ना, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हमने उसका झूठा खाना खाया या फिर उसने वो खाना बनाया है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, हम बार बार उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, या फिर कोई एनिमल को उसने टच किया और हम एनिमल के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेज होते हैं जिससे ये डिसीजेस स्प्रेड होती है, यानी कि ये बीमारियां फैलती है। तो मेन मीडियम इसके क्या क्या है, एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कांटेक्ट एंड इंसेक्ट। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। डिसीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम an infected person to a healthy person are called communicable disease। देखिए डिसीज़ दो टाइप की होती है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल वो डिसीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाती है ना, ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, जैसे कि कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब क्या होगा, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेबल डिसीज़, है ना। और कुछ इंसेक्ट और एनिमल भी क्या होते हैं, इसके कैरियर होते हैं। जैसे कि किसी एक पर्सन को मलेरिया हुआ है, फिर उसको किसी मच्छर ने काटा और हेल्दी पर्सन को जाकर के काट लिया, तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा। यानी इंसेक्ट और एनिमल भी क्या होते हैं, डिसीज़ को स्प्रेड करने का काम करते हैं, यानी वो क्या होते हैं, डिसीज़ कैरियर होते हैं। ओके, जैसे हाउस फ्लाई है ना, मक्खियाँ कई गंदगी पे बैठ करके आएगी, हमारे घर में बैठेगी, ठीक है, फूड वगैरह पे, तो हम बीमार पड़ेंगे। एक सबसे फेमस मच्छर है फीमेल एनाफेलस मस्कीटो, ये मलेरिया फैलाता है। फीमेल एडेस मस्कीटो, ये डेंगू फीवर करता है, ठीक है, ये फैलाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और नेक्स्ट
देखिए कैसे एयर से कौन कौन सी डिसीज़ फैलती है, वाटर से कौन सी फैलती है, और फूड से कौन सी, कॉन्टेक्ट से, मस्किटो से कौन सी। तो एयर से कौन कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस, मैसेज, चिकन पॉक्स और पोलियो, है ना, ये एयर की वजह से ये स्प्रेड होती है। वाटर से कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो और हेपेटाइटिस ए, यानी गंदा पानी पीने की वजह से या पानी में कुछ माइक्रोब्स होने की वजह से ये बीमारियाँ होती है। फूड से कोलेरा फैलता है, कॉन्टेक्ट में आने से चिकन पॉक्स फैलता है, एंड मस्किटो से मलेरिया फैलता है। देखिए ये फीमल एनाफेलस मस्किटो है और ये एडेस मस्किटो है। क्या बताया था मैंने, फीमल ये एनाफेलस मस्किटो मलेरिया कॉज करता है और एडेस मस्किटो डेंगू कॉज करता है। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ओके देखिए कुछ डिसीजेस है, कॉमन डिसीजेस, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं ना। जैसे चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है, एयर के थ्रू फैल रहा है। पोलियो भी वायरस से होता है, एयर के थ्रू फैल रहा है। मैसल्स भी वायरस से हो रहा है, एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू फैल रहा है। हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, वाटर के थ्रू फैल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से। अब ये कुछ बैक्टीरियल ड्रग्स है। ओके तो देखिए जितने भी वायरसेस है इन सब के कॉन्टेक्ट क्या है, मोस्टली एयर है और वाटर है। तो आपको हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कौन सा पर्सन इन्फेक्टेड है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम पहले ही प्रिवेंट कर लेना अपने आप को, बीमारी होने के बाद उसको ठीक करने से अच्छा। तो मेरा एक सजेशन है कि आपको बाहर जब भी आप निकले तो मास्क लगा करके निकले। ओके जैसे ट्यूबरक्लोसिस और टाइफॉइड ये बैक्टीरिया से फैलता है, लेकिन इसका भी मीडियम एयर एंड वाटर है। कोलेरा बैक्टीरिया से फैलता है, वाटर और फूड की वजह से। मलेरिया प्रोटोजोआ मस्किटो के से फैलता है, यानी मच्छर से फैलता है। ओके देखिए जैसे एनिमल्स को डिसीजेस होती है, वैसे ही प्लांट को भी बहुत सारी डिसीजेस होती है। तो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट लाइक राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर कैन, एप्पल, ऑरेंज, etc. These diseases reduce crop yield. They can be controlled by using chemical which kill the microbes. तो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे दाल, चावल, आलू, है ना, गन्ना, एप्पल और ऑरेंज, इन सबको। तो ये जो डिसीज़ है इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कम होता है, तो फिर किसान का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हम इनको केमिकल से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, लेकिन हमारी फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। देखिए ये इस तरीके का दिखता है अगर कोई बैक्टीरिया हो जाता है या लग जाता है तो, ठीक है। ओके फूड प्रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन्फेक्टेड फूड या फिर स्पॉइल्ड फूड खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो देखिए food is spoiled by microorganism. Spoiled food has bad smell and bad taste and causing food poisoning. Food can be preserved by protecting it from microorganism. Food can be preserved by different methods. They are, देखिए फूड क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका स्मेल भी टेस्ट चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और जो हमारी बॉडी में फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकती है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करें, इसको क्या करते हैं, फूड को हमको प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व यानी बचा के रखना चाहिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो फ्रूट प्रिजर्वेशन की कुछ मेथड से, फर्स्ट है केमिकल मेथड। ओके सो केमिकल मेथड जैसे पिकल होता है, आपने नॉर्मली टेस्ट किया होगा कि हमारा जो मार्केट का अचार होता है वो खारा होता है, तो वो उसमें सॉल्ट एक्स्ट्रा अमाउंट में इसलिए डाला जाता है ताकि वो एयर से कांटेक्ट होके उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। ओके तो हम उसमें क्या डालते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, एडिबल ऑयल्स डाल देते हैं, जैम्स और स्क्वैसेस होते हैं, इसमें भी हम क्या डालते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम, ये सारे केमिकल्स के नेम हैं जो इन सब्सटेंस को खराब होने से बचाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। दिस केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स को स्पॉइल होने से बचाते हैं या माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देते हैं, उन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। It is very important term. Okay so let's continue. ओके सेकेंड मेथड इज़ बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। अगर हमारे पास कोई और सब्सटेंस नहीं है एज अ प्रिजर्वेटिव तो हम हमारे घर का सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिश, मीट, आंवला, रो मैंगोज, है ना, टैमराइंड, यानी कि देखिए टैमराइंड मीन्स इमली होती है। ओके आंवला मीन्स आंवला होता है, रॉ मैंगो यानी कच्चा आम। तो इन सारे सब्सटेंस को हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करके भी प्रिवेंट करके रख सकते हैं, यानी कि आप नमक में रख देंगे या नमक छिड़क देंगे तो इन पे माइक्रोब्स नहीं होगा। बाय यूजिंग शुगर, देखिए जैसे जैम्स, जेलीज, स्क्वैसेस, ये सारे होते हैं ना, इनको हम शुगर सोल्यूशन के अंदर रख करके यानी इनका सोल्यूशन बना करके भी हम इनको माइक्रोब्स की ग्रोथ से प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर,
ठीक है। जैसे पिकल और वेजिटेबल और फिश और मीट, इन सबको हम एक्स्ट्रा ऑयल डालकर और विनेगर डालकर भी प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। और मेन चीज़, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम खाना गर्म करके खाते हैं, ताकि उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ अगर हुई भी हो तो वो माइक्रोब्स वहाँ से पूरे ख़त्म हो जाए। देखिए, हीटिंग फूड आइटम्स किल माइक्रोब्स। जब भी हम खाना गर्म करके खाते हैं या वाटर बॉईल करके पीते हैं तो वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं होते हैं। ओके, सिमिलरली स्टोरिंग फूड आइटम इन लो टेम्परेचर। तो हम हमेशा, हमको जब भी फूड इंटेक करना है, ये तो या तो वो फ्रिज में रखा होना चाहिए या फिर उसको गर्म करके खाना चाहिए। हम दो तरीके से माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं, एक टेम्परेचर इंक्रीज करके यानी गर्म करके, या तो फिर दूसरा कर लो कि आप उसको फ्रिज में रख दो टेम्परेचर डिक्रीज करके, क्योंकि ना तो हाई टेम्परेचर में माइक्रोब सर्वाइव कर पाते हैं, ना ही लो टेम्परेचर में। ओके, नेक्स्ट, पास्चराइजेशन। अगर आपने दूध का पैकेट लिया होगा तो उसके ऊपर लिखा रहता है पाश्चुरीकृत दूध, इन हिंदी लिखा होता है। उसका मतलब होता है कि मिल्क को एकदम हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिससे उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ कम से कम 2 से 3 दिन तक नहीं होगी। देखिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क अबाउट 70 डिग्री टू 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक उसको गर्म किया जाता है, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब ग्रोथ होगी ही नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं, है ना। ये मिल्क के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पॉस्चर, इनका नाम आपको याद रखना है। पास्चराइजेशन मेथड किसने डिस्कवर किया था, लुइस पॉस्चर ने। नेक्स्ट, बाय स्टोरेज एंड पैकिंग। देखिए, बहुत सारे फूड मटेरियल को हम स्टोर करना है तो हम उनको अच्छी तरीके से, अच्छी मेथड से स्टोर करेंगे तो बहुत टाइम तक हम उस चीज़ को चला सकते हैं, ठीक है। तो मेनली फूड आइटम को हमको एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए, यानी जिसका ढक्कन पूरा पैक लग जाता है, जो हवा में, जिससे हवा एक जगह से दूसरी जगह पे पास नहीं हो रही हो, जिससे हम माइक्रोब से बच सकते हैं। देखिए, कुछ है, जैसे आपने देखा होगा अचार की डिब्बियाँ बर्नियाँ होती है, एकदम एयर टाइट पूरे पैक होते हैं, है ना। इसमें बिल्कुल भी एयर पास होने की जगह नहीं होती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है ना, जैसे उसके अपने पास डीमेरिट्स यानी नुकसान है, वैसे ही फायदे भी बहुत सारे, तो भी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ह्यूमंस के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि देखो वो अर्थ के एलिमेंट साइकिल में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, कार्बन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, कार्बन साइकिल में कैसे, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेंगे, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल भी ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरियाज ही करवाते हैं। मैंने राइजोबियम बैक्टीरिया का एग्जांपल आपको दिया था ना, कि कैसे वो प्लांट को हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने में। फिर उसके बाद में ये बहुत सारे और भी इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को, डेड ऑर्गेनिज्म को, वेस्ट प्रोडक्ट को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते, ख़त्म कर देते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं, ठीक है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे यहाँ पर हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट वाले, अच्छे वाले, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करके फॉरेगन पार्टिकल से फाइट करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम वैक्सीन्स बनाते हैं। ये कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के। ओके, नाइट्रोजन साइकिल, जैसे अभी मैंने बताया, नाइट्रोजन साइकिल वही, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। नाइट्रोजन क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, और इसको नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन से किसमें, सॉइल के अंदर मिक्स किया जाता है, किससे, बैक्टीरिया से और फंगी से। तो लाइटनिंग ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल, सनलाइट की वजह से भी नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल के अंदर चले जाते हैं और उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। द नाइट्रोजन कंपाउंड द सॉइल इज यूज्ड बाय प्लांट। ये नाइट्रोजन हम क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत, ये बैक्टीरिया क्यों कर रहे हैं, ताकि प्लांट उसको यूज़ कर पाए और प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाए, यानी कि प्रोटीन को बना पाए, प्रोटीन के अलावा दूसरे सब्सटेंस और अपना फूड मटेरियल बना पाए। इसीलिए बैक्टीरिया उनके लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड कंपाउंड, और जो एनिमल प्लांट को खाते हैं उनसे प्लांट से सारे न्यूट्रिएंट्स किसको मिलेंगे, हमें ही मिलेंगे और एनिमल्स को मिलेंगे, इसीलिए उनका नाइट्रोजन का फिक्सेशन ज़रूरी है, ठीक है। अगर प्लांट ही नहीं खाएंगे तो हमें भी नहीं मिलेंगे। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाइज, बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनियस वेस्ट। अगर प्लांट और बैक्टीरियाज
चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट और बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं तो उनको भी वापस वो किस में बदल देता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में बदल देता है। सम अदर बैक्टीरियाज कन्वर्टेड सम नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस, है ना, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करने के बाद में वापस वो नाइट्रोजन क्या चले जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में इक्वल रहता है, यानी कि कम या ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये तो साइकिल चल रहा है। यूज़ करने के बाद में वो बैक्टीरिया वापस क्या कर देते हैं, उसको नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन है, ये देखिए ये बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है यहाँ पर। ओके, ये देखिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया, ये बैक्टीरिया ने करा, इससे बना अमोनिया, अमोनिया से फिर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ होगा, नाइट्रेट और नाइट्राइल बनेगा, फिर एक बैक्टीरिया होगा जो डीनाइट्रिफिकेशन करेगा, यानी वापस इनको किस में बदल देगा, नाइट्रोजन में बदल देगा, और नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे कंटिन्यूस चलती रहती है। इसीलिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट कम या ज़्यादा नहीं होता, यानी दो बैक्टीरिया होते हैं, एक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और एक नाइट्रोजन को डीनाइट्रीफाई करते हैं, यानी वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। देखिए ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट है ना, जिसके लिए बैक्टीरियाज क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ओके, है ना। देखिए कुछ बैक्टीरिया वाटर यूज़ इन वाटर ट्रीटमेंट, मतलब कि जो गंदा पानी होता है ना, उसको क्लीन करने में भी कुछ बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ इन एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन में भी किसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, जैसे इथेनॉल, है ना। इथेनॉल मीन्स क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए भी आपने गोबर गैस सुना होगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। ये कुछ लिक्विड फ्यूल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर और अर्बन वेस्ट जो रहता है इस फील्ड में ज़्यादा इसका काम होता है। ओके, देखिए मैंने एक यहाँ पर एक शॉर्ट समरी पूरा चैप्टर का इधर मेंशन किया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक यूज़फुल और एक हार्मफुल। यूज़फुल क्या क्या काम में आएंगे, ब्रेड बनाने में, है ना, और फर्टिलाइजर्स में, है ना, टैम्प और ये टेपा और ये सब बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरियाज क्या क्या होते हैं, देखो कुछ डिसीज़ पैदा करने वाले, कुछ फूड पॉइजनिंग वाले, है ना, फूड को ख़त्म करने वाला, टूथ डिके करने के लिए, मतलब दांतों को ख़राब करने वाले डिसीज़ पैदा करने वाले भी दो टाइप के होते हैं, नॉन कैटाजीनियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, और कॉन्टाजीनियस यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। तो देखिए इनका इधर प्रिवेंशन भी दिया हुआ है, देखिए। कॉन्टाजीनियस में क्या हो जाएगा, मेसल्स, चिकन पॉक्स, ये सारी वही डिसीज है जो एक से दूसरे कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो हम इससे कैसे प्रिवेंट हो सकती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपको आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ करना चाहिए। आपको आपके हैंड वॉश करना चाहिए, जितनी भी बार आप कहीं बाहर से आ रहे हो या कुछ खा रहे हो तो बिफोर दैट आपको हैंड वॉश करना चाहिए। बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, ठीक है। हमेशा अपने माउथ नोज़ को कफ कवर करके रखना चाहिए, हमें नहीं पता होता किसको क्या डिसीज़ है, ठीक है। क्वारंटाइन पेशेंट्स को क्वारंटाइन करना चाहिए, आपके घर में कोई बीमार पड़ गया है तो उसको एक अलग रूम सेपरेट में रखना चाहिए, उसके ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और वाउंड्स को हमेशा घाव को कवर करके रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इन 10 क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आप नहीं दे पाए तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर लूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो जल्दी मैं इस चैप्टर के और फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs की एक सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो आप चैनल पर बने रहिए।